sir is the managing director, as you can see, from the organization Creative Design Consultants and Engineers, and I happen to have interacted with Amandeep sir on a lot of platforms of ISWT because he is a very key person in that organization. And if you know, ISWT is the Association of Structural Engineers. It's a very old association which brings out a lot of technical topics, also conducts multiple sessions on this topic of structural engineering. He is also part of several BIS committees and responsible for drafting a lot of new standards. So he's a topic expert. If you have gone through the relevant papers and case studies of structural health monitoring, retrofitting, he is actually one of the best topic experts in the subject present on the present day. So that's why we have the best person to speak on the topic, and Asha karte you get a lot of insight on it. It will be more practical, and I hope with this session you will also be able to relate to what I have spoken in the earlier session. Here I have spoken about the application, this is more about the concept. So case studies bhi hai isme, so I hope you take a lot of interest, and with that I welcome Amandeep sir and hand it over to him to take the session forward. Yeah, I just request Ms. Priti to give him the card and welcome him to the training program. सभी ऑर्गेनाइजर्स को और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना आज का डिस्कशन हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूंगा। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, सभी हिंदी समझ सकते हैं। हमारी राजभाषा है, हिंदी को बोलने में कोई शर्म नहीं है। चाहे कितना भी टेक्निकल इशू हो, हम लोग हिंदी में जरूर डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो है टेक्निकल असेसमेंट ऑफ अ बिल्डिंग, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही जीवंत विषय है। जब वेरी लाइफ टॉपिक इट इज assess the health of the building। हम इस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, क्या हम इस बिल्डिंग में सेफ हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब द्वारका जाते हैं या नोएडा जाते हैं या गुड़गांव जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी दिखाई देगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपको कहीं लग रहा है कि शायद स्ट्रक्चर बीमार है। तो अब इसको हमें ऐसे सोचना होगा कि जैसे हम इंसान हैं, हमारी लाइफ होती है, इंसान कितने साल जीना चाहिए? 70, 80, 90, 100 साल करीब इंसान की लाइफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 100 साल होनी चाहिए। तो हमारी बिल्डिंग की लाइफ कितनी होनी चाहिए? बिल्डिंग की भी एक लाइफ है जो इस जीवन में आया है, उसको जाना तो है, लेकिन जाने से पहले उसकी एक अच्छी हेल्थी लाइफ होनी चाहिए। तो हम अपनी बिल्डिंग की एक अच्छी हेल्थी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं 70 to 80 ईयर्स, राइट, जो नॉर्मल हमारी बिल्डिंग है। जब बहुत स्पेशल बिल्डिंग बनाते हैं वो 1000 साल की लाइफ के लिए भी बना सकते हैं, 500 साल की लाइफ के लिए भी बना सकते हैं। दैट कम्स अंडर अ वेरी वेरी स्पेशल कंसीडरेशन। बट जो हम नॉर्मल बिल्डिंग्स बनाते हैं वो बिल्डिंग्स की लाइफ हमारी कम से कम 70-80 साल तो होनी चाहिए कि नहीं? ऑल एग्री? तो आज हमें उसी चीज को माइंड में रखते हुए देखना होगा कि हम अपनी बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं या बन चुकी हैं, जिनका हम असेसमेंट कर रहे हैं, वो क्या वास्तव में उतनी लाइफ जी पाएंगी? पहले ही हमें पॉडकास्ट करना होगा। कैसे पॉडकास्ट करेंगे उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा भी डिस्कशन रहेगा। तो हमें पहले देखना है हमें जो बिल्डिंग का असेसमेंट करना है उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, हम कैसे रिस्क असेसमेंट करेंगे। और फिर मेरा फर्स्ट सेशन ऑडिट के ऊपर डेडिकेटेड है, एंड नेक्स्ट सेशन वुड बी डिपेंडेंट। हम लोग मैं आपके साथ में केस स्टडी करूँगा, केस स्टडी शेयर करूँगा जिसमें हमने बिल्डिंग को रिट्रोफिट किया। वो रिट्रोफिटिंग वाला कॉन्सेप्ट चाहे वो अर्थक्वेक के लिए हो या जनरल केसेस के लिए हो, सभी तरह से बहुत रेलिवेंट है। उसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, उसके अंदर रिवायरिंग भी है, उसके अंदर FRP का भी यूज है, अदर रिपेयर्स भी हैं। तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे हम किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को एक अच्छे लंबे समय की सेफ लाइफ के लिए स्ट्रेंथन कर सकते हैं या रिट्रोफिट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे टर्म्स जो मैं बोलूँगा हो सकता है आपको लगे तो सेम ही शब्द है ना, हम लोग उनको सिनोनिमसली यूज करते हैं। व्हेन वी से रिपेयर, स्ट्रेंथनिंग, रिट्रोफिटिंग, रिहेबिलिटेशन, मैंने 4 शब्द यूज किए। क्या क्या शब्द यूज किए? रिपेयर, स्ट्रेंथनिंग,
मीनिंग बता सकता है? चलिए हम आएंगे, हम सभी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरली हम इन सब शब्दों को जनरल फॉर्म में यूज करते हैं, हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कहाँ उनका वो थिन लाइन डिफरेंसेस है। तो बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज जस्ट लाइक योर यू। मैं आप लोगों की तरह ही आपका एक कुलीग हूँ। केवल फर्क इतना है कि मुझे पिछले 25 साल कुछ डिफरेंटली करने का मौका मिला है, और जो 25 साल में मैंने सीखा है उसमें से कुछ चीज़ें आज आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए यहाँ आया। I started my working in 1997 with Ministry of Health Organization, Hospital Services Consultancy Corporation. तो मैंने एक तरह से Ministry of Health के साथ अपना करियर स्टार्ट किया था, जहाँ पर हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज बनाते थे। And then later on, after working 7 years in that department, I moved on to Ministry of Consumer Affairs department, and there I was scientist, assistant director in Bureau of Indian Standard, and वहाँ पर हमने नेशनल बिल्डिंग को 2005 का लैंडमार्क डिवीजन जो 1983 के बाद 2005 में आया था, उस पर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। उस प्रोसेस में बहुत लर्निंग भी रही। Then I moved on to Reliance. I left the government, started my career in private sector, and वहाँ पर I was research and development head. And in that position of research and development, मुझे बहुत कुछ नया करने का मौका मिला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने किए। हमारी कंट्री में थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा डिस्करेज है, हमेशा उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, हम लोगों का ओरिएंटेशन उस तरह का नहीं है, तो हम लोग विदेशी रिसर्च के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आज के लिए। बट मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम इंडिया में ऐसा माहौल बनाएं कि हम खुद भी डिफरेंटली सोचें, खुद भी आइडियोलॉजी लगाएं, खुद भी अपना कुछ लर्निंग बिल्कुल ऐसा रखें कि जिसमें सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव लर्निंग के साथ में कुछ डेवलपमेंट भी हो साथ में। तो उस तरह का कुछ मौका मिलने के बाद 2009 में फिर मैंने अपना कंसल्टेंसी शुरू किया, माई ऑफिस इन वसुंधरा गाजियाबाद, एंड वी आर इन स्ट्रक्चरल डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग, रिहैबिलिटेशन, रिट्रोफिटिंग, इन सब चीज़ों में भी आप फाइटिंग कंसल्टेंसी। तो ये तो है वो एस्पेक्ट हमारी कंसल्टेंसी का है। बिसाइड्स दैट I am trying to give my contribution for the national development. We are participating in the revision of the Indian standards. IS 456 under revision है. I am one of the authors for revision of IS 456. IS 1893 भी revision में है, और even हम national building code 2016 को भी रिवाइज करने का प्लान बना रहे हैं। There are so many things which are coming up. गवर्नमेंट के सहयोग से, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से, जो हमारी सिस्मिक वल्नरेबिलिटी है, अब एक की वल्नरेबिलिटी हमारे देश में जो है, उसकी एक 15-20 साल की स्टडी के बाद रिसेंटली एक वल्नरेबिलिटी स्टडी भी हमारी कंप्लीट हुई है, और हमारे कुछ अर्थक्वेक जोन्स शिफ्ट होंगे, अर्थक्वेक डिजाइन के पैरामीटर्स भी चेंज होंगे, अर्थक्वेक डिजाइन का सिस्टम पूरा चेंज होगा। और मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूँ कि रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, हमारे जो डिज़ाइन फोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे, और जब डिज़ाइन फोर्सेज बढ़ेंगे तो आपकी बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, और हम अभी जो पत्ते कॉलम्स के थ्रू बिल्डिंग्स को खड़ा करते हैं, शायद वो आने वाले समय में वो समझाना नहीं रहेगा। हमारे हेल्दी कॉलम्स होंगे, सो दैट वी हैव हेल्दी बिल्डिंग, हेल्दी लाइफ होगी। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग्स में कुछ इशूज़ काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गए। ये नॉर्मल बिल्डिंग्स में बात बता रहा हूँ, और अदरवाइज NBCC3, जिंटल पैराडीसो, नोएडा की बहुत सारी बिल्डिंग्स, द्वारका के बहुत सारी सोसाइटीज 10 से 15 साल की लाइफ में, 15-20 साल पुरानी लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। तो नाउ कमिंग टू माई डिस्कशन टॉपिक, आई विल नॉट टेक टू मच टाइम टू डिले योर लंच। तो हम अपने 1 से 1.5 घंटे में अपने सेशन को इंटरैक्टिव रखेंगे। आपके माइंड में कभी भी कुछ भी डाउट आता है, प्लीज कम अप, बिकॉज आपका एक क्वेश्चन सब लोगों को फायदा करेगा, वट एवर सीरीज दी क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है हो सकता है 10 लोगों के और माइंड में नहीं आ रहा हो, बट उनमें वो गट्स नहीं है पूछने के। अगर आपने गट्स है तो जरूर पूछिए, बिकॉज हमें गट्स का मैटर नहीं है, जो हमारी लर्निंग का मैटर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सीखेंगे, तो हम सही से इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, राइट। हम अपना शुरू करते हैं। इसको मैं लेक्चर या ट्रेनिंग नहीं बोलूँगा,
हमारा आज का ये सेशन, मेरा एटलीस्ट 1 घंटे का सेशन, इट शुड बी लाइक ए वर्कशॉप। हम सब मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, आपसे कुछ मैं सीखूंगा और कुछ मुझसे आप सीखेंगे, राइट। तो हम पहले अगर बात करें कि जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या देखते हैं, उनका एम क्या है। हमारी बिल्डिंग को मतलब ऐसे वैसे कुछ भी बना देते हैं, है ना। आर्किटेक्ट अपने हिसाब से फंक्शनल रिक्वायरमेंट देते हैं कि भाई घर है, उसमें 2 बेडरूम चाहिए, किचन चाहिए, टॉयलेट चाहिए, बाथरूम चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, बालकनी चाहिए, तो वो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात है। बट जब हम एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारी बिल्डिंग की इंजीनियरिंग क्या कहती है कि हमारे इंजीनियर कंस्ट्रक्शन में, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया इंजीनियर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक नॉन इंजीनियर कंस्ट्रक्शन भी होता है जो मिस्त्री अपने हिसाब से बनाता है, जिसका कोई एम नहीं होता, वो जितना बजट होता है उतने बजट में बिल्डिंग बना दी जाती है। अब उसमें कहीं खर्चा ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, दैट इज नॉट एन इंजीनियर बिल्डिंग। हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हम सोच समझ कर प्लानिंग करके, कैलकुलेशन करके, लोड्स के हिसाब से अपनी बिल्डिंग जब हम बनाएंगे, हमारी बिल्डिंग का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। एक तो ये कि इट शुड सेटिस्फैक्टरी लिव इट्स लाइफ। कैसे वो लाइफ अपनी हम मानेंगे कि वो अपनी सेटिस्फैक्टरी लाइफ दे रही है। जैसे हम इंसान अगर बीमार ना पड़े या कम पड़े तो हम कह सकते हैं हम अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। पर अगर हम हमेशा बीमार हैं, हर साल हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे कि आप हेल्दी लाइफ जी रहे नहीं ना। अगर हमें हर साल ही बिल्डिंग को मेंटेनेंस में ले जाना पड़ रहा है और बिल्डिंग के ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो क्या वो बिल्डिंग हेल्दी है? नहीं है। हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि हम अपने हेल्थ चेकअप हर साल करा सकते हैं, इसी तरह बिल्डिंग का ऑडिट हम हर साल कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कोई छोटी मोटी अगर परेशानी है तो उसको हम अभी ठीक कर रहे हैं, वो बाद में कैंसर ना बन जाए, वो कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट हमारी एक रिक्वायरमेंट है एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। एवरी 3 to 5 years हर बिल्डिंग का एक बार ऑडिट होना चाहिए, और वो ऑडिट केवल स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, 3 सेफ्टी एस्पेक्ट से। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल, सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल एंड थर्ड इज फायर। हर 3 से 5 साल में अगर हम इलेक्ट्रिकल, फायर एंड स्ट्रक्चर 3 एस्पेक्ट से बिल्डिंग को चेक करते रहे तो हमारे एक्सीडेंट्स गिनेस खत्म हो सकती है। और जैसे हम अब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम अगर प्रोएक्टिव रहेंगे, डिजास्टर को प्रिवेंट कर देंगे तो हमारी लाइफ क्या आसान रहेगी, है ना। जनरली हमारी अप्रोच होती है डिजास्टर होने के बाद हम आते हैं। अब फ्लड्स है, अब फ्लड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डिजास्टर आना है तो ठीक है, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट को काम करना ही पड़ेगा, फ्लड आएगा तो आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी बिल्डिंग्स की बात करें तो फायर, इलेक्ट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल, इन 3 एस्पेक्ट से तो हम कम से कम निश्चित रहने चाहिए कि हमारी बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। फिर भी कुछ होगी बिल्डिंग जो खराब होंगी, जहाँ पर हमारी सरकारी मदद देनी होगी, कुछ परेशानियाँ आएंगी, उसको देखेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली में मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि ज़्यादा बारिश हुई तो कोई बिल्डिंग गिर गई। अच्छा, ये NBC 2005 बता दें, इसके पे कोई प्रोविजन है कि हम एक तरह की ऑडिट करेंगे इलेक्ट्रिकल की, फायर की और स्ट्रक्चरल ऑडिट का? 2005 के बाद नेक्स्ट रिवीजन आ गया 2016 और 2005 में भी 3 से 5 साल में ऑडिट का प्रोविजन दिया गया है। और 2016 में भी कोई भी हुआ है, अब 3 से 5 साल वो फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें MCD डिसाइड कर सकती है या DGA डिसाइड कर सकती है कि उसके जुरिस्डिक्शन में आने वाली बिल्डिंग का ऑडिट 3 साल का होगा या 5 साल का होगा या 4 साल का। और उसका रिकॉर्ड एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड मेंटेन होना चाहिए कि बिल्डिंग का ऑडिट में मतलब ये नहीं कि सारे टेस्टिंग करने बैठ जाओ और लाखों रुपये का खर्चा है। एटलीस्ट एक टीम हो जिसमें स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट हो, फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हो, वो बिल्डिंग को एक बार विजुअली ऑडिट करने और देख लें कि यहाँ पर कोई रिस्क तो नहीं दिख रहा, और अगर कोई रिस्क है तो उसको रेमिडियल करने के लिए स्टेटमेंट बन जाए कि भाई ये आपको रेमिडी करनी ही है। जैसे अगर मैं फायर की बात करूँ तो बहुत जगह पे फायर स्केप स्टेट जब हम करते कई बार ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो देखा होता है वहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है दरवाजे के आगे और कॉरिडोर बंद है कि भाई ये क्या है कि ये फायर एक्टिव प्रूफ है, फायर एक्टिव प्रूफ को ही बंद करके रखिए।
फायर एक्ट का मीनिंग क्या रहेगा? तो जब ऑडिट होगा हर 2-3 साल बाद 4 साल बाद टीम जाएगी वो देखेगी कि सब चीज़ें ठीक है कि नहीं, तो एक अवेयरनेस भी बढ़ती है। और अगर गलती से बाय मिस्टेक बाय आई वुड से कि हम लोग बहुत बार ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं होती, इसलिए गलतियाँ होती हैं। अगर टीम जाएगी वो गलतियाँ समझ में आएगी कि हमारी ये गलतियाँ हो गई हैं तो लोग सुधारेंगे और इससे सेफ एनवायरमेंट भी बनता है। तो हमारी बिल्डिंग का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहना चाहिए ड्यूरिंग इट्स सर्विस लाइफ। इट शुड सस्टेन ऑल काइंड्स ऑफ लोड्स एंड डिफॉर्मेशंस। व्हाई आई एम सेइंग डिफॉर्मेशंस, जब अर्थक्वेक आता है, विंड स्टॉर्म आता है तो हमारी बिल्डिंग में कुछ डिफॉर्मेशंस भी होते हैं। वो डिफॉर्मेशन के हमारे सेफ्टी रिस्क हैं, ठीक है। आई होप हमारे इस कॉल में मैक्सिमम लोग थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड के होंगे, इंजीनियर्स होंगे। That's great. तो मैं इससे थोड़ा जनरेटिव बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में नहीं गया तो वो भी बात समझ सके। जब हम बात करते हैं एडिक्वेट ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे अगर सपोज ये हमारी बीम दिख रही है, अगर इसमें क्रैक्स हैं, आपके क्रैक्स किसी भी वजह से आ गए और आपने उनको एनवायरमेंट छोड़ दिया तो क्या होगा? हवा में अवेलेबल मॉइस्चर ये सब इसके अंदर ट्रेवल करेगा और जब हवा मॉइस्चर ट्रेवल करेगा तो अंदर हमारा क्या इसके अंदर स्टील है, लोहा है, और लोहे का जब रिएक्शन होगा पानी से वाटर की एयर की अवेलेबिलिटी में कोरोजन स्टार्ट होगा। जब कोरोजन स्टार्ट होता है तो लोहे का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। लोहा क्या है? Fe जब FeCO4 बनेगा, Fe2O3 बनेगा, Fe2O3H2O बनेगा, Fe2O3H2O बनेगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। ये लगभग 6 गुना तक वॉल्यूम बढ़ता है। मतलब ये कि लोहे का 1 मिलीमीटर का ऊपर का सरफेस और 6 मिलीमीटर हो सकती है जब उसमें कलर। तो आपको देखने मिलेगा शरीर तो मोटा है। शुरू में जब हम ऑडिट के लिए जाते थे तो कहीं से पकड़ी करके निकल गई, रिइंफोर्समेंट एक्सपोज दिख रही है हमें, तो हमें क्या लगता था अरे बहुत मोटे मोटे सरिये इसमें तो 12 घंटे सरिया डाला होगा, क्योंकि सरिया फूला हुआ रहता है। और जब हम उसकी ट्रीटमेंट कराते थे, उसका रस निकाला, पता चला कि वो तो 3 mm का तार जैसा दिख रहा है। एक और ऊपर का जो पार्ट था एफी का, वो फूल करके ऐसा हमें आपको एक एल्यूजन दे रहा था। मैं एक दिखावा दिखूंगा, एक छलावा कहूँगा, छलावा ऐसा था कि हमें लग रहा था कि तो बहुत मोटा सरिया है, बहुत ताकत है स्लैब के अंदर। जबकि अगर आप उसकी रस को क्लीन कर देंगे वेरी थिन रिइंफोर्समेंट क्रैक्ड आउट। तो ओरिजिनली 8 या 10 mm का अगर सरिया लगा था तो रिकमेंड के बाद वो बहुत 6 mm के 5 mm 4 mm हो सकता है बचा। तो ड्यूरेबिलिटी नहीं रह पाती। फिर ऐसे में क्या होगा, आपकी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है लोड लेने की, और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि हम कह देते हैं कि ये बिल्डिंग आप और ज़्यादा लोड नहीं ले सकती। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिजेस में लिखा रहता है कि फॉर लाइट व्हीकल्स ओनली। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली तो हैवी व्हीकल के लिए डिज़ाइन थी, बट ड्यू टू डिटोरेशन उसकी कैपेसिटी कम होती गई, अब स्ट्रेंथ कम रह गई, तो हम लोग टेस्ट लगा देते हैं कि भाई हैवी व्हीकल जाने में पुलिस को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो लाइट व्हीकल ही अलाउ है। तो ये हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी का एक प्रोसेस भी है कि चलो हम जितना यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ कर लें। लेकिन ये जो चीज़ें पिछले 40-50 साल की हमारी कंट्री की इकोनॉमी थी, वो हमारी एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसमें हम और देरी से ग्रो भी नहीं कर सकते थे, और जो अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको ठीक से मेंटेन भी नहीं कर पा रहे थे। बट आज की डेट में मैं ये कहूँगा जितनी स्पीड से हम नया कंस्ट्रक्शन या नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, उतनी जागरूकता से हमें अपने एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्स को भी बचाना है। अगर हमने इसको नहीं बचाया, फोकस सारा उधर ही करते चले गए, तो हमारा अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो ड्यूरेबिलिटी हमें देनी है, और जगह पर केवल लिपर पोती हो जाती है, क्रैक दिखाई दिया उसके ऊपर प्लास्टर छुपा दिया। बिल्ली शिकार के लिए निकली है, कबूतर को डर लगा, उसने आंखें बंद कर ली। ना आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं जाती, केवल थोड़ी देर के लिए डर कम लगता है। तो हम भी ज़्यादा यही काम करते हैं। हमें कहीं पे क्रैक व्रैक दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर स्टेट
स्ट्रेंथ, हमें लगता है भाई क्रैक देख के डर लग रहा है, मिस्त्री बुलाओ एंड वो क्या करेगा, उन क्रैक्स को ढक देगा, छुपा देगा, हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कैपेसिटी अच्छी हो गई, हमारी स्ट्रेंथ ठीक हो गई। तो ये सिनेरियो केवल मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं करूँगा, इवन सीपी डेवलपमेंट द्वारा मैंने या मेंटेन की जाने वाली बिल्डिंग्स के अंदर भी लगभग यही हाल था अभी तक। अभी कुछ कुछ जगह पे मैं इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो मेंटेनेंस सेल्स हैं ज़्यादातर वो यही काम कर रहे हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है उसको ढक देते हैं। तो अगर प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, प्रॉपर हमें असेसमेंट कर पाएँ अपनी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हम किस तरह से हम उसको मैनेज करें कि हमें रिपेयर भी 3 साल बाद ना करना पड़े, 15 साल तक हम लोग ट्रबल फ्री हो जाए। नहीं तो क्या होता है, जो छोटा छोटा